हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनकम टैक्स के लिए, सीए फाइनल एग्जाम के लिए। अभी 9 अटैम्प्ट होगा आपका, अभी दिसंबर 2021। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 ऑन 31st September 2021. The return is selected for regular assessment under section 143(3). The time limit for serving of notice under section 133 subsection 2 in this case is। किसी भी एसएससी का अगर रेगुलर असेसमेंट कहाँ हो रहा है, अंडर सेक्शन 143(3) में स्कूटनी का, तो उस केस में टाइम लिमिट मतलब प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में इनिशिएट करने के लिए नोटिस सर्व करना होता है। कहाँ पे सर्व करना होता है? अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में। यहाँ पे एक टाइम कंडीशन दे रखे हैं कि आप टाइम लिमिट कब तक होना चाहिए, आप इस टाइम पीरियड के बाद आप कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 32 में उस टाइम लिमिट के बाद बियॉन्ड द टाइम लिमिट द नोटिस कैन नॉट बी सर्व्ड और इशूड। फाइनेंस एक्ट 2021 के आने से पहले, फाइनेंस एक्ट 2021 के आने से पहले एक टाइम लिमिट था जो नोटिस इशू करने के थे। वो कब तक कर सकता था? वो 6 महीने होते थे फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। फाइनेंस एक्ट 2021 के पहले ये कब होता था? 143(2) में नोटिस कब इशू करना होता था? ईयर। हमारा रिलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है? 21-22। विद इन 6 मंथ इसका क्या हो जाएगा? 30 सितंबर हो जाएगा। विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स क्या हो जाएगा? ये 30 सितंबर हो जाएगा। ये 2022 तक इशू करना होता था। कब तक? फाइनेंस एक्ट 2021 के पहले पहले तक 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट था। अब फाइनेंस एक्ट 2021 में इन्होंने क्या करा है, अमेंडमेंट आ गई इस सेक्शन में, और उन्होंने कर दिया टाइम लिमिट यहाँ से घटा के 6 महीने से घटा के इसको कर दिया 3 महीने का। अब हम 3 महीने देखेंगे और ये 3 महीने देखेंगे, ये कब तक है? ये कब तक हो जाएगा? ये 30 जून तक हो जाएगा। ये हमें कब तक इशू करना होगा? ये 30 जून 2021 तक, 22 तक हमें नोटिस इशू करना होगा। ये 6 महीने का टाइम इन्होंने घटा के क्या कर दिया है? 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर द नोटिस अंडर सेक्शन द सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में 1/4/2021 से एप्लीकेबल है ये, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से। तो हमारे केस में अभी जो है, जो ए लिमिटेड फाइल्ड स्टेटमेंट इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 ऑन इतना ऑन 30th September 2021, द रिटर्न इज सेलेक्टेड फॉर द रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। द टाइम लिमिट फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) is in this case is कब? within the 3 months from the end of the relevant assessment year। हमारा relevant assessment year कब खत्म हो रहा है? 31st मार्च 2022 को। उसके बाद हमारा क्या होगा? 3 महीने के बाद ये क्या करेंगे? नोटिस इशू करेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक ये नोटिस हमें सब सर्विस कर सकते हैं। नोटिस कहाँ सर्विस होता है? टाइम लिमिट सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज इन द केस ऑफ 30 सितंबर। तो यहाँ पर विद इन मेन क्वेश्चन क्या है?
कॉन्सेप्ट क्या है कि विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, कब? 1/4/2021 के बाद का टाइम होगा, या उससे पहले का टाइम कब होगा? ये 6 महीने का टाइम होगा, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये टाइम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो ध्यान रखना ये बातें। क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन उठाया है सर्च से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है, इन द कोर्स ऑफ द सर्च ऑपरेशन अंडर सेक्शन 132 इन मई 2021, सर्च कब हुई? मई 2021 में हुई। मिस्टर हैरी मैक्स किसके यहाँ हुई? मिस्टर हैरी के यहाँ मैक्स डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 ऑन अर्निंग इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर हो गया 2020-21 not disclosed in books of accounts. Mr. Harry explained the manner in which the income was derived and paid tax together with interest in respect of such income. However, he does not disclose such income in his return of income filed on. However, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन के लिए। However, he does not disclose such income in his return of income filed on 31st July 2021. Is penalty leviable in this case? And if so, तो what is the quantum of penalty? यहाँ पे इस सेक्शन में, सर्च वाले सेक्शन में जो है डिक्लेरेशन की बात आती है ऑन द स्पॉट, तो इसमें चेंजेज आया है। इसमें बोला गया है अगर सर्च हमारा कब हुआ है, अगर सर्च हमारा 15 दिसंबर 2016 या उसके बाद हुआ है, इस डेट या इसके बाद, वहाँ पे बोलता है कि होती है क्या कि जब सर्च के टाइम एसएससी ने क्या करा, सर्च कब हुआ, सर्च कब हुआ है ऑन और आफ्टर 15 दिसंबर 2016 के बाद, और आफ्टर 15 दिसंबर 2016। अगर तो ऑन द स्पॉट सर्च में एसएससी क्या करता है, डिक्लेरेशन कर देता है अपने इनकम का जो अपने बुक्स में उन्होंने नहीं दिखाया है, और किस तरह से वो इनकम ड्राइव किया है उस पर टैक्स विद इंटरेस्ट सच उस इनकम पे अगर पे कर देता है, अगर अपना उस और जो उसके बाद जो वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा तो वो इनकम को अपने रिटर्न में दिखाएगा। उस केस में क्या होगा, जो पेनल्टी होगी वो 30% होगी। अदरवाइज पेनल्टी हरी क्या सर्च कब हुई है, मई 2021 में। वो क्या मिस्टर हरी ने क्या करा, डिक्लेरेशन दी कि मैंने जो इनकम बुक्स में अकाउंट में मेंटेन नहीं है। अब अब वो क्या करा, मेक्स अ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 अर्निंग इन द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ 2021 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो इनकम अपने बुक्स में देखिए। यहाँ पे क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर जब सर्च चल रहा है तो किसकी बात हो रही है, वहां पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात हो रही है। जब सर्च ये फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, फाइनेंशियल ईयर हुआ है 21-22 में। अब वो किस अर्निंग का डिक्लेयर कर रहा है, वहां पर वो अर्निंग कब का डिक्लेयर कर रहा है, प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर, उससे पिछले साल का जो मिस्टर है कब तक फाइल करना होता है इनको रिटर्न अपना, 31 जुलाई 2021 तक इनको अपना रिटर्न फाइल करना होगा। इन्होंने क्या सर्च कब हुई, मई 2021 में। उन्होंने क्या करा, अपने बुक्स में जो इनकम डिस्क्लोज नहीं करा था, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। अब वो क्या करते हैं, जो सर्च ऑफिसर के सामने वो इनकम को डिस्क्लोज करते हैं। एक्सप्लेन द मैनर in which the income was derived and paid taxes together with interest in respect of such income। अब
जो सर्च ऑफिसर्स के सामने जो इनकम उन्होंने अपने बुक्स में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो डिस्क्लोज नहीं किया है, उसको वो बता रहे हैं कि जो इनकम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा है उन्होंने, मतलब नियत ठीक नहीं था, मतलब वहाँ पे क्या करना था इनको, टैक्स इवेट करना था। जब टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग गया तो वो क्या करेंगे, उसको डिक्लेयर, एसएससी क्या करेगा, उसको डिक्लेयर करेगा कि कैसे उसने उसको इनकम को ड्राइव करा और उस पर टैक्स जो बनता है और इंटरेस्ट अलग विद इंटरेस्ट पे करेगा। अब उसको क्या, मिस्टर हरी को करना क्या चाहिए था कि वो जो रिटर्न जो उन्होंने डिक्लेयर करा है, कब सर्च के टाइम पे अपने अपना जो रिटर्न फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, वो उसका रिटर्न ड्यू डेट कब है रिटर्न फाइल करने का, 31 जुलाई 2021। उसमें क्या करेंगे, वो जो इनकम उन्होंने एक्सप्लेन करा है जो अपने बुक्स अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं था, वो अपने रिटर्न ऑफ इनकम में डिक्लेयर करेंगे, उसको शो करेंगे। कब, जब 31 जुलाई 2021 को। बट हमारे केस में यहाँ पे क्या हुआ है, ही डज नॉट डिस्क्लोज सच इनकम इन ही रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड ऑन 31 जुलाई 2021। अगर अगर ये क्या करते, अगर अपने रिटर्न जो इनकम उन्होंने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा था किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल 21-22 के लिए, वो अपने बुक्स में ऑफर कर रहे हैं टैक्सेशन के लिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो इनको क्या करना चाहिए था कि अपने जो अपना जो रिटर्न फाइल करा वहां पे डिक्लेयर करना चाहिए था, इनको वहां पे इनको शो करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं करा। अगर अगर वो अपने इनकम में, अब रिटर्न ऑफ इनकम में अगर इसको इस इनकम को डिस्क्लोज करते तो उस केस में पेनल्टी का क्या सिचुएशन बनता है, 30%। अगर उन्होंने इनकम को अपने बुक्स में रिकॉर्ड तो नहीं करा है, ऑफर भी कर दिया टैक्सेशन के लिए, और हमारे केस में क्या करा है, रिटर्न फाइल कर, जो अपने रिटर्न फाइल करा है वहां पर डिस्क्लोज नहीं करता, इस केस में क्या बनता है, 60% पेनल्टी का प्रोविजन है अंडर सेक्शन 271 डबल ए बी सबसेक्शन 1A में। अब ये सिचुएशन हो गई यहाँ पे कि इन्होंने अपने रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जल्दी जल्दी में होता है क्या, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने ऑफर कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया कितना, 30%, ऐसी बात नहीं है। अगर ये तो सिचुएशन हो गया, अगर मान लो उसने ऑफर अगर नहीं करा होता, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि अगर अपना इनकम उन्होंने क्या करा होता, ऑफर ही नहीं करता था टाइम ऑफ सर्च, तो उस टाइम पे भी सिचुएशन क्या बनती थी, 60% का। उस टाइम पे भी सिचुएशन कितना बनती था, 60% ऑफ टैक्स अमाउंट का पेनल्टी लेवी होगा। बट यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया है, इन्होंने ऑफर क्या करा, इन्होंने ऑफर अब सर्च के टाइम पे इनको ऑफर करते उस पर इंटरेस्ट पे करना होता और उसको अपने रिटर्न ऑफ इनकम में डिस्क्लोज करते, उस टाइम सिचुएशन क्या होती, 30% की। बट हमारे केस में जो है यहाँ पर जो सिचुएशन है, उन्होंने ऑफर तो कर दिया एट द टाइम ऑफ सर्च और उस पर टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स दोनों पे कर दिया, बट उन्होंने क्या रहा, अपने इनकम रिटर्न ऑफ इनकम में डिस्क्लोज नहीं करा है जो उन्होंने 31 जुलाई 2021 को फाइल करा है, इसलिए यहाँ पे पेनल्टी कितना हो जाएगी, 60% अंडर सेक्शन 270A B सबसेक्शन 1A में। अब अगला क्वेश्चन है, ये है हमारा रिडक्शन से रिलेटेड। एक कंपनी है मेसर्स XYZ लिमिटेड इंगेज इन बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10IB on the profit and gains of the business which included transport subsidy। किसमें इंक्लूड है, प्रॉफिट और गेंस में क्या इंक्लूड है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, पावर सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, ड्यूटी ड्रॉबैक रिसिप्ट्स। X Limited contended that all the above receipts are profit derived from the business of industrial undertaking and hence eligible for deduction under section 80IB. Is the contention of the XYZ Limited is correct? उसमें क्या करा है, इनका जो प्रॉफिट हुआ है मिस्टर XYZ का,
XYZ का जो प्रॉफिट है उसमें क्या इंक्लूड है, और ये एलिजिबल किसके लिए है, एलिजिबल किसके लिए है, डिडक्शन क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 80 IB में। इसमें क्या मिला है इनको, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में क्या इंक्लूड है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी और पावर सब्सिडी। उसके बाद उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक भी इनको मिला हुआ है, ड्यूटी ड्रॉबैक भी इनको मिला हुआ है। तो इनको ये सारे जो इनकम है इनके प्रॉफिट में इंक्लूड है, प्रॉफिट और में इंक्लूड है। तो क्या इनका ये इनका कहना है मेसेस XYZ लिमिटेड का कि वो एलिजिबल है इस पे भी रिडक्शन क्लेम करने के लिए, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, पावर सब्सिडी, ड्यूटी ड्रॉबैक पे भी इनको 80I मिलेगा। एक जजमेंट आया है, इनकम टैक्स एक्ट में कहीं मेंशन नहीं है ये, एक जजमेंट आया था आपका CIT वर्सेस मेघालय स्टील लिमिटेड 383 ITR 217 सुप्रीम कोर्ट का। वहाँ पे बोला है, सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी और पावर सब्सिडी और ड्यूटी ड्रॉबैक जो मिलता है उस पे क्या हो जाएगा, एसएससी एलिजिबल है क्लेम करने के लिए। इस पे एलिजिबल है क्या करने के लिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB। किस जजमेंट के अकॉर्डिंग, CIT वर्सेस मेघालय स्टील लिमिटेड 383 ITR 217 सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर है यस, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, पावर सब्सिडी एंड ड्यूटी ड्रॉबैक आर प्रॉफिट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, हेंस एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB। अब चौथा क्वेश्चन है मेरा, which of the following statement are correct in relation to the power of income tax authority to collect information which may be useful for the purpose of Income Tax Act 1961? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे होगा, चलो सर्वे अंडर सेक्शन 133A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये सर्वे की बात करता है। तो इनकम सेक्शन 133A जो क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्या देता है, पावर देता है कि वो किसी भी एसएससी के यहाँ ड्यूरिंग द बिजनेस आवर में क्या कर सकते हैं, इंटर करके वो क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इम्पाउंड कर सकते हैं। कितने दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए। इंटर कब करेंगे वो, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, न कि 12 बजे रात में आ गए। 12 बजे जहाँ होटल इंडस्ट्री है, अगर 12 बजे रात को अगर कोई होटल खुला हुआ है तो वहाँ भी जा सकते हैं, बिजनेस आवर है उनका। जो भी बिजनेस आवर है, जिस टाइम पे बिजनेस कंडक्ट होती है, और उस टाइम पे वो इंटर करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो 4 स्टेटमेंट है यहाँ पे। द इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन इंटर इन द प्लेस ऑफ द बिजनेस ओनली आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट। ये नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। द इनकम टैक्स अथॉरिटी में इंटर द प्लेस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द आवर एट विच द प्लेस इज ओपन फॉर द कंडक्ट बिजनेस। यहाँ टाइम नहीं दिया, टाइम यहाँ पे नहीं दिया। कितने बिजनेसेस होते हैं जो 24 आवर्स ऑपरेशन में रहते हैं, 24 आवर्स ऑपरेशन में रहते हैं। तो उस केस में उन्होंने ड्यूरिंग बिजनेस आवर, अगर 24 वाले में अगर है कुछ टाइप का बिजनेस, तो किसी भी टाइम जाएंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे क्या करा है, कब करना है इनको, बस बिजनेस आवर में ही करना है। ये स्टेटमेंट सही है। द इनकम टैक्स अथॉरिटी में इम्पाउंड एंड रिटेन हिज कस्टडी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टेड बाय हिम। वो अपने कस्टडी में क्या कर सकते हैं, इम्पाउंड कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वो
उन्होंने क्या करा है, इंस्पेक्टेड करा है। अगर वो अगर वो उस अगर वो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 15 दिन से अधिक के लिए रखना चाहते हैं अपने पास, तो उनके पास प्रायर अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का अप्रूवल उनको लेना पड़ेगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसको दोबारा पढ़ता हूँ। द इनकम टैक्स अथॉरिटी में इम्पाउंड एंड रिटेन in his custody for a period not exceeding 15 days books of accounts, other documents inspected by him if he wishes to retain for a such period exceeding 15 days. He has to take prior approval of principal CCIT और CCIT चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का लेना पड़ेगा अगर वो 15 दिन से अधिक का इसको इम्पाउंड करना चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ये किस केस में है, सर्वे। ये दोनों सिचुएशन कहाँ अराइज होती है, सर्वे के केस में। सर्वे कहाँ होता है, अंडर सेक्शन 133। अथॉरिटी कैन ऑन नो अकाउंट टू रिमूव और काउज टू रिमूव फ्रॉम द बिल्डिंग प्लेस वेयर ही इन में इंटर। ये गलत है। अब पांचवा क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो लिया है, वो अपीलेट प्रोसीडिंग से है। Which of the following order is not appealable before CIT appeals? यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स मेंशन हैं ए टू डी में कि वो कहाँ पे अपील नहीं वो कर सकते, हम उसको CIT अपील के सामने ऑर्डर नहीं कर अपील नहीं कर सकते। An order of the penalty under section 271B for the failure to get accounts audited, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अपील हम कहाँ कर सकते हैं, CIT अपील पे अपीलेबल है ये बिफोर CIT अपील। ये ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B, वो कहाँ पे अब कैसा है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट कहाँ अपील हो सकती है, CIT अपील में। एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 163 ट्रीटिंग द एसएससी एज एजेंट ऑफ द नॉन रेसिडेंट, ये भी क्या है, ये भी ऑर्डर क्या है, अपीलेबल है बिफोर CIT अपील। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा स्टेटमेंट है, क्या है, ऑर्डर की बात करता है यहाँ पर। एन ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर इन परसुएंस टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। डायरेक्शन है यहाँ पर किसका, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। ये जो है स्टेटमेंट सही है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम कहाँ अपील नहीं कर सकते, CIT अपील पे हम अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन होता है। जो ट्रांसफर प्राइसिंग की असेसमेंट जो होती है, TP की असेसमेंट, वहाँ पे क्या होता है, एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, सारा असेसमेंट कंप्लीट मतलब होने के बाद TPO जो करेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर क्या करेगा, एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करता है। वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए क्या करना होगा, या तो वो ऑर्डर को हम एक्सेप्ट कर लें कि जो उसने करा है सही करा है, या हम उस पर कोई रिप्लाई नहीं दें, या एक्सेप्ट कर लें या रिप्लाई कर दें विदिन 30 डेज करना होता है, या तो विदिन 30 डेज हमें कहाँ जाना होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल पे जाना होता है। असेसिंग ऑफिसर से ऊपर वाली अथॉरिटी होती है, वहाँ पे हम एक डालेंगे अपना डिस्प्यूट, कहाँ पे, बिफोर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में। और वहाँ जो पैनल में कुछ मेंबर्स होते हैं वो हमारा वो चेक करेंगे कि जो TPO ने, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, जो ऑर्डर पास करा है वो सही है या गलत है। उसके बेस पे जो उनको सही लगे उसका सबमिशन हमें वहाँ भी देना होता है। वहाँ भी आर्गुमेंट होती है, जैसे को केस होता है, कोर्ट टाइप का होता है। जैसे बस ये ओनली स्पेशली किसके लिए होता है, TP की ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में जो मेंबर्स हैं वो किसको डायरेक्शन देंगे, जो सारे फैक्ट्स को देखते हुए किसको डायरेक्शन देंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को। और उसके बाद वो क्या करेगा, वो ऑर्डर पास करेगा। तो इस केस में हमारा अपील जो जाता है, ये अपील कहाँ पे जाएगा, ये हमारा अपील इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में जाएगा, ट्राइब्यूनल में जाएगा ये हमारा केस।
इसलिए ये कहाँ अपील होता है इसका, ITAT मतलब इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में इसका अपील जाएगा। और इसका अपील हम कहाँ नहीं कर सकते, CIT अपील के सामने अपील नहीं होगा इस ऑर्डर का, जहाँ पे डायरेक्शन हो DRP का। DRP मीन्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का, किसके अगेंस्ट, जो डायरेक्शन हो किस TPO को डायरेक्शन देगा ऑर्डर पास करने के लिए, वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में। An order made under section 201 deeming a person to be assessed in default for non-deduction of TDS at source, ये भी अपीलेबल है कहाँ पे, बिफोर CIT अपील। हमारा क्वेश्चन क्या था कि which of the following orders is not applicable before CIT appeal, तो वो क्या होगा, the assessing officer pass an order in pursuance to the direction of dispute resolution panel, ये अपीलेबल कहाँ पे है, बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी में, ट्राइब्यूनल में, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में, और ये CIT अपील पे अपीलेबल नहीं है, इसलिए ये सही है। एक तीसरा छठा क्वेश्चन है मेरा, वो अपील से रिलेटेड है ये भी। मिस्टर राजेश इज एग्रीड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स imposing penalty under section 270A for under reporting of income। under reporting of income बताता हूं मैं। what is the appellate remedy available for, what is an appellate remedy available to him under income tax act and specified the time limit within which he has filed an appeal। या अंडर रिपोर्टिंग क्या होता है, यहाँ अंडर रिपोर्ट, यहाँ दो चीजें आती हैं सेक्शन 270A में, दो चीजें आती है, अंडर रिपोर्टिंग और दूसरा होता है मिस रिपोर्टिंग। ये सेक्शन पहले हुआ करता था 270(1) ये अमेंड करके इस सेक्शन को लाया गया है। यहाँ पे अब इसका डिस्कस अगर है ही नहीं है तो इसको डिस्कस ही करना बेकार है इसका। अगर ये सेक्शन आज के डेट में एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो डिस्कस करना ही बेकार है। जैसे 270A में अगर कोई असेसमेंट ऑर्डर पास होता है, कहाँ पे, सेक्शन 143(3) में, अगर कोई एडिशन या डिसअलाउंस होती है, एडिशन क्या और क्या होगा, डिसअलाउंस होगा, तो उस डिसअलाउंस जहाँ हुआ है, जो अमाउंट असेसमेंट वहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर है क्या करेगा, उसको स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा कि ये डिसअलाउंस क्यों हो रहा है, और उसके नीचे एक लाइन लिखेगा कि एक लाइन वो मेंशन करेगा, एक सेंटेंस मेंशन करेगा कि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 270A इनिशिएटेड सेपरेटली फॉर अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग, जो उसको लगे कि हमने जो इनकम हमने दिखाया हुआ है वह हमने अंडर रिपोर्ट करा है या तो गलत रिपोर्ट करा है। इसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन है कहाँ पर, सेक्शन 270A में। किसके लिए, अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग के लिए। कब, जब हमारा कोई रिटर्न इनकम, जो हमने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा है उसके बाद असेसमेंट में अगर कोई एडिशन या डिसअलाउंस होता है, वहाँ पर अगर असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा है, कोई एडिशन करी है या कोई डिसअलाउंस करा है, तो इनिशिएट कहाँ होगा, 270 पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कहाँ होगा, 270A में, जो असेसमेंट ऑर्डर में मेंशन रहता है एक सेपरेट सेंटेंस में, आफ्टर द एडिशन। हर एक ऑर्डर में होता है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ये अपीलेबल है। ये अपीलेबल कब है, विद इन 30 डेज। जब ये ऑर्डर अंडर सेक्शन 271 का मिले, जो हमारा क्वेश्चन था कि अपीलेबल कब है, इसका है ही कैन फाइल एन अपील बिफोर अपील टू द कमिश्नर अपील्स अंडर सेक्शन 276A विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू हिम। जिस दिन उसको ऑर्डर मिला है, किसको, एसएससी को, उसके कम्युनिकेटेड टू हिम है ना, यहाँ पर जिस दिन ऑर्डर मिला है, रिसीव्ड है। आजकल तो सारे मेल पे आ रहे हैं, वहाँ ऑर्डर अपलोड हुआ, यहाँ मेल पे आ गया ऑटो विद इन सेकेंड।
तो जब ऑर्डर पास हुआ है उसके विदिन 30 डेज, सॉरी जब ऑर्डर उसको किसको मिला है एसएससी को, उसके विदिन 30 डेज कहाँ पे फाइल होगा ये अपील, सीआईटी अपील के सामने। आज मैंने 6 क्वेश्चन करे हैं, कल कोशिश करूंगा और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेने के लिए इनकम टैक्स में सीए फाइनल के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो हमें जरूर बताएं।